जीनियस पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का यह वीडियो लूसेंट एमसीक्यू सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता के हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए यह क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैदिक काल का विभाजन किन दो भागों में किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन भी देखिएगा, पूर्व वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, सी सिंधु काल और वैदिक काल। ऑप्शन डी वैदिक काल और लौह काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन से हम ऑप्शन को ना पढ़कर डायरेक्ट आंसर पर आते हैं और वीडियो को जल्द से जल्द एंड करने की कोशिश करेंगे और आपका समय का सही उपयोग हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल का कालखंड निम्नलिखित में से क्या माना गया है। देखिए ऋग्वैदिक काल का कालखंड क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल का कालखंड माना गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल का कालखंड किस समय अवधि के बीच माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल का समय अवधि कब से कब तक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। कौन सा काल कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। 600 से 1000 से 600 बीसी के समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्समुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है, मध्य एशिया को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्य सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में आकर बसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब एवं अफगानिस्तान। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता मूल रूप से किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता, और नगरीय सभ्यता नहीं थी। नगरीय सभ्यता कहिए या फिर शहरी सभ्यता। ये शहरी सभ्यता, ये सभ्यता कौन सा काल का है, तो सिंधु घाटी काल का या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्यों की मुख्य भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत। आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रशासनिक इकाई के अनुसार आर्यों को 5 भागों में बांटा गया था। तो इसका सही आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो आर्यों ने अपने सबसे छोटे सामाजिक इकाई को कुल बोला और सबसे बड़े को राष्ट्र बोला। ठीक है, सबसे छोटे को कुल बोला और सबसे बड़े को राष्ट्र। देखिए शुरू में कुल और राष्ट्र कितने ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है। ये दोनों खत्म हो जाएगा, शुरू में राष्ट्र है, शुरू में ग्राम है, ये दोनों तो होने वाला नहीं है। कुल के बाद कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, इस तरह अपने प्रशासनिक इकाई को बांटा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है CHSL में 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन जितना भी है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया। क्या कहा गया, ग्रामणी कहा गया। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व के प्रधान को विस्पति, राष्ट्र के प्रधान को राजपति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजन कहा गया, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व के प्रधान को निम्नलिखित में से क्या कहलाया। तो विश्व के प्रधान को क्या कहा गया, विस्पति। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व के प्रधान को विस्पति कहा गया। ग्रामणी किसके प्रधान को, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा गया और विश्व के प्रधान को विस्पति और राष्ट्र के प्रधान को राजन कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जन के शासक को वैदिक काल में किस नाम से पुकारा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजन। तो विस्पति किसको कहेंगे, विश्व के प्रधान को विस्पति कहेंगे। विश्व के प्रधान को विस्पति और ग्राम के प्रधान को क्या कहेंगे, ग्रामिणी।
और जन के शासक को क्या कहेंगे? राजन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक कालीन राजा के अधिकारियों में सर्व प्रमुख कौन होते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरोहित एवं सेनानी। जो ऋग्वैदिक काल में राजा हुआ करता था उसका प्रमुख अधिकारी पुरोहित या सेनानी ही हुआ करता था। पुरोहित और सेनानी, कौन कौन? पुरोहित और सेनानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किया गया है, सूत, रथकार तथा कम्यादी नामक अधिकारी जिनकी संख्या राजा पुरोहित सहित 12 होती थी, इसको सम्मिलित रूप से देखिए यहाँ पर क्या, सूत, रथकार और कम्यादी और राजा सबको सम्मिलित रूप से रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। और आप लोग कमेंट कीजिएगा स्पष्ट किसे कहा गया और उग्र किसे कहा गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोचर भूमि के अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाजपति। ऋग्वैदिक काल में जो गोचर भूमि हुआ करता था उसके अधिकारी को वाजपति कहा गया। उग्र किसको कहा गया? स्पष्ट किसको कहा गया? इस दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये दोनों क्वेश्चन आगे आने वाला भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट। जो जनता की गतिविधि अर्थात जनता क्या करता है, जनता राजा के बारे में कुछ गलत सोच रहा है या नहीं, या राजा के बारे में क्या सोच रहा है और जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता आपस में क्या बात कर रहा है, इन सभी को राजा के पास पहुंचाने का कार्य स्पष्ट द्वारा किया जाता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। स्पष्ट क्या करता था? अपने जो ये एक तरह से कहिए यह एक गुप्तचर था। और राजन कौन होता था? राज्य के प्रधान। और वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी, गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक में या फिर ऋग्वेद में किस पद या अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है? यूं कहे तो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में न्यायाधिकारी अर्थात न्यायाधिकारी जिसे आप अभी जज कहते हैं, इसका उल्लेख नहीं मिलता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली कौन सी संस्था श्रेष्ठ और संभ्रांत मानी जाती थी? तो सभा को श्रेष्ठ और संभ्रांत माना गया था, और समिति को समान लोगों का, समान, यहाँ पर ये देखिए समिति में समान लोग हुआ करते थे और इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। लेकिन ये जो सभा कहते हैं इसमें संभ्रांत लोग, जो भी संभ्रांत लोग, जो भी अमीर थे, जो भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, वो सभा में भाग लिया करता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले को समिति कहा गया था, और इस समिति के अध्यक्ष यानी सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया। क्या कहा गया? ईशान, जो क्वेश्चन में भी दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया? समान जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को समिति कहा गया और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होती है, किसकी खोज होती है? देखिए ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर देखिए इसका अर्थ होता है गायों की खोज, गायों की खोज। देखिए ऋग्वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण पशु गाय हुआ करती थी। गाय के लिए बहुत सारे युद्ध भी हो गए थे और युद्ध के लिए ही गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था उस समय। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें मंडल। तो प्रसिद्ध दशराग युद्ध का वर्णन जो है 7वें मंडल में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? परुस्नी। परुस्नी अर्थात रावी नदी के किनारे कौन कौन युद्ध लड़े थे? एक तो सुदास था और दूसरा कौन था? सुदास था और दूसरा पंजाब के आसपास के 10 शासक थे।
10 शासक ने मिलकर सुदास को जीत नहीं पाया या सुदास को हरा नहीं पाया, और इस युद्ध में सुदास ही जीत गया, और सुदास 10 शासकों को पराजित कर दिया था इस युद्ध में। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से कितने वर्णों में विभक्त था? देखिए, ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभक्त था, और ये वर्ण किसके आधार पर था? काम के आधार पर, काम के आधार पर, ठीक है। ये काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। जब लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिएगा, कौन से काल? उत्तर वैदिक काल में देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, लेकिन ये विभाजन जो है काम के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, और इस सूक्त में 4 वर्णों की बात कही गई है। उसमें पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है। यूं कहा गया है इस पुस्तक में, यानी ऋग्वेद में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए, और क्षत्रिय जो है भुजा से उत्पन्न हुए। किससे? भुजा से उत्पन्न हुए। और वैश्य जो है जंघा से उत्पन्न हुए, और जो शूद्र यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पैर से उत्पन्न हुए, चरण से उत्पन्न हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में समाज की प्रकृति किस प्रकार की थी? ऋग्वैदिक काल में समाज की प्रकृति किस प्रकार थी? तो पितृ प्रधान थी, यानी कि इसमें जो है पिता प्रधान हुआ करता था, पिता प्रधान हुआ करता था। लेकिन जब आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा वो मातृ प्रधान लगती थी देखने में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये करीब 4-5 बार हम आपको बताए हैं। कुल के मुखिया को कुलप कहा गया, कुलप, ठीक है। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया? देखिए, जो व्यक्ति जीवन भर शादी ना करे, खासकर जो महिला जीवन भर शादी ना करे, उसे अमाजू कहा गया। क्या कहा गया? अमाजू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या कहा गया? जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उसको उपाध्याय कहा गया। क्या कहा गया? उपाध्याय, ठीक है। यानी कि उपाध्याय किसको कहा गया? जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाए उसको उपाध्याय कहा गया। और यह क्वेश्चन आरओ एग्जाम में 2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था जो वनस्पति से बनाया जाता था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, सोमरस। और ये सोमरस जो है जंगलों से बनाया जाता था, अर्थात वनस्पतियों से बनाया जाता था, जंगलों से लाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महर्षि कणाद को भारतीय इतिहास में किस सिद्धांत के जनक माना जाता है? महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक माना जाता है। किसको? महर्षि कणाद को। देखिए, विश्व में सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने ही बताए थे। उसके बाद 1803-4 के आसपास जो है डाल्टन साहब बताए थे, लेकिन इनका सर्वमान्य हुआ और इनके बारे में उतना लोग अभी भी नहीं जानता है भारतीयों के सिवा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में गाय को न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। इसे क्या कहा गया? इसे अधन्य कहा गया, यानी कि गाय को ना मारा जाए, इसको अधन्य कहा गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति
व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था? वैदिक काल में धनी व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को नहीं बताने वाले हैं, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो आपको लूसेंट पढ़नी होगी और लूसेंट में आंसर जो होगा उसे आप कमेंट कर दीजिएगा हमारे इस कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्यों का प्रिय पशु तथा सर्वाधिक प्रिय देवता क्रमशः कौन था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु हुआ करता था वो घोड़ा हुआ करता था। कौन सा? घोड़ा, क्योंकि इसी घोड़े से युद्ध लड़ा करते थे और युद्ध लड़ने में आसानी हुआ करती थी। और सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों का कौन सा था? इंद्र था और इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी जिसे श्याम अयस्क कहा गया? देखिए, आर्यों द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु लोहा थी और इसी लोहा को श्याम अयस्क कहा गया। कौन, क्या कहा गया? श्याम अयस्क कहा गया। अब इसी के आगे देखिएगा, श्याम अयस्क इसको कहा गया। अब देखिए लोहित अयस्क, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, लोहित अयस्क जो है आर्यों ने किसे कहा गया? उसे तांबा होगा, लोहित अयस्क तांबा को कहा गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में तांबे को किस नाम से पुकारा जाता था? अभी हम इसको बता दिए हैं, लोहित अयस्क कहा जाता था, लोहित अयस्क कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनी। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को ऋग्वेद में क्या कहा गया था? तो ऋण देकर जो व्यक्ति ब्याज लिया करता था उसे वैकनोट कहा गया। क्या कहा गया? वैकनोट, या फिर शुद्ध खोर कहा गया था, जो ऋण देता था और ब्याज लेता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना है? तो ऋग्वेदिक में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है, सरस्वती को। और देखिए, और सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा की गई है और गंगा का कितने बार और यमुना का कितने बार चर्चा किया गया है, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? इसको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको पता है तो इसके बारे में विस्तार से बताइएगा और सिर्फ आपका आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर देकर ऑप्शन को भी दे सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए? तो देखिए, पहले ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र हुआ करता था। कौन हुआ करता था? इंद्र। लेकिन समय के साथ उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए। कौन से हो गए? प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था? देखिए, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का पहल होने लगा, यज्ञ खूब होने लगे, तो उसी क्रम में राज्याभिषेक के समय बोला गया कि राजसूय यज्ञ होगा, यानी कि राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कर्म के बजाय क्या हो गया था? जन्म हो गया था। अब जो है जन्म के आधार पर कर्म निर्धारण हो गया था और उसका क्या हो गया था? वर्ण निर्धारण हो गया था। कर्म और वर्ण जन्म के आधार पर ही निर्धारित होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा गया था? सीता कहा गया। हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा गया था? सीता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की कौन सी इकाई प्रचलित थी? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा जो होती थी, इसकी मुद्रा की इकाई देखिएगा तो मुद्रा की इकाई में निष्क और शतमान। कौन सा? निष्क और शतमान, ये दोनों मुद्रा की इकाई सर्व प्रचलित थी, खूब प्रचलित थी, निष्क और शतमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? तो भारत में कई सारे दर्शन हुए, उन सभी में सबसे प्राचीन दर्शन
सांख्य दर्शन को माना गया। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो कहिएगा सर सांख्य दर्शन होगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2023 में पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है इसे किससे लिया गया तो मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, योग दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना गया है? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है? आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर बता ही देते हैं, गौतम बुद्ध को जो है, महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व मीमांस दर्शन के रचयिता कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांस के कौन हो जाएंगे? जैमिनी। गौतम किसके हो जाएंगे? न्याय। कपिल किसके हो जाएंगे? सांख्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उत्तर मीमांस के बदरायन हो जाएंगे इसके प्रवर्तक। कणाद किसके हो जाएंगे? परमाणुवाद का जनक। परमाणुवाद का जनक कौन से हो जाएंगे? कणाद हो जाएंगे। ओके। पतंजलि योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि हो जाएंगे, जैमिनी और बदनारायण। ये पूर्व मीमांस का कौन सा? पूर्व मीमांस का प्रवर्तक कौन से होंगे? जैमिनी। और उत्तर मीमांस का प्रवर्तक बदरायन होंगे। तो अगला देखिए, अगला आप क्वेश्चन है आंसर दिया गया है, हम आपके लिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो देखिए आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, शेयर और सब्सक्राइब आप सबको ज़रूर करना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।